नीले पहाड़ों के खंडहर में मौजूद विराज को नहीं मालूम था कि अग्निदेवी वैद्य इनाया को आकाशगंगा अकादमी का शिष्य बनाने पर विचार कर रही थी। इनाया उसके दिए गए द्रव्य की मदद से चरम हिम शरीर को हासिल करके 100 सालों बाद चरम हिम शरीर को हासिल करने वाली योद्धा बन चुकी थी। इन सब बातों से बेखबर वो गोल्डन पंख और वैभव के साथ एक विशालकाय इमारत के सामने खड़ा था। वो इमारत बहुत ही सघन बादलों से ढकी थी। एक तरह से बादलों की दुनिया में वो इमारत बहुत ही गहरी छुपी हुई थी। उस विशालकाय इमारत के द्वार के ऊपर नामपट्टिका को पढ़ते हुए विराज ने कहा, दैत्याकार देव संप्रदाय का दिव्य मंदिर। ऐसा पढ़ते हुए विराज के अंदर उत्साह की लहरें उठने लगी। इसका कारण ये था कि उसे अच्छे से मालूम था कि दैत्याकार देव संप्रदाय का दिव्य मंदिर कहाँ पर था। दैत्याकार देव संप्रदाय के नष्ट होने के बाद दिव्य मंदिर खंडहर में बदल चुका था। दैत्याकार देव संप्रदाय की सभी 7 इमारतें बिना किसी सबूत के गायब हो गई थी, जिसे अब जाकर विराज ने खोजा था और जिसकी पहरेदारी लंबे समय से कविश सुकुमार कर रहा था। विराज बचे हुए आखिरी चाबी के टुकड़े को हासिल करने में कामयाब हो चुका था। वो सभी 7 चाबी के टुकड़ों को मिलाकर एक संपूर्ण चाबी को बना चुका था। उस दैत्याकार देव संप्रदाय के दिव्य मंदिर के सामने खड़े वैभव ने उत्साह से झूमते हुए कहा, पता नहीं दैत्याकार देव संप्रदाय जैसे शक्तिशाली प्रजाति ने अपनी विरासत में पीछे क्या क्या रख छोड़ा होगा। वैभव जब विराज के साथ नीले पहाड़ों के खंडहर आया तो डर से उसका बुरा हाल था। उसे लगा था कि वो मौत के मुंह में अपनी मर्जी से जा रहा था। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। अब तो मौत के इस खेल में उसे मजा आने लगा था। पिछले कुछ समय में उसने बहुत कुछ हासिल किया था। अब तो उसे लग रहा था कि अगर वो विराज के साथ नीले पहाड़ों के खंडहर न आया होता तो अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती कर बैठता, और इस समय तो वो दैत्याकार देव संप्रदाय की विरासत के सामने खड़ा था। यहाँ तो उसके लिए पूरा का पूरा खजाना छिपा हो सकता था। इस बात से उसका उत्साह सारी हदें पार करके मचल रहा था। हालांकि विराज के गंभीर स्वभाव को समझने की वजह से वो अपने अंदर की चंचलता को दबाए हुए था और ज्यादा से ज्यादा गंभीर रहने की कोशिश ही कर रहा था। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए उसने चाबी के 7 टुकड़ों से बनी चाबी को अपनी यूनिवर्स रिंग से बाहर निकाल लिया और तेजी से दैत्याकार देव संप्रदाय के दिव्य मंदिर की ओर बढ़ चला। उसी समय चाबी के अंदर तेज हलचल होने लगी। ये देखकर विराज चकित रह गया। चाबी विराज के हाथों से छूटकर आगे की ओर बढ़ने लगी। विराज ने पूरी ताकत से उस चाबी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाबी विराज के हाथों से छूटकर गायब हो गई। ये देखकर वैभव, गोल्डन पंख अचंभित खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि जिस चाबी को इतनी मेहनत से हासिल किया था वो अचानक से कहाँ चली गई थी। वैभव के अंदर तक निराशा और हताशा की लहरें उठने लगी। वो सोचने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया। इतनी मेहनत से इस चाबी को हासिल किया था, आखिर ये चाबी कहाँ गई। ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। उसी समय उन तीनों की आंखों के सामने सोने के रंग का एक दिव्य दरवाजा प्रकट हो गया। ये देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। आभासी गुफा में उसे दैत्याकार देव संप्रदाय के दिव्य मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला था, इसलिए वो जानता था कि यहाँ पर एक गुप्त द्वार था जो केवल उन्हें ही दिखाई दे सकता था जिनके पास चाबी थी। 7 इमारतों से हासिल टुकड़ों से बनी चाबी वहां पर तेजी से आई और उस स्वर्ण द्वार में लगे ताले के अंदर चली गई। ये देखकर वैभव ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए राहत की सांस ली। एक पल के लिए तो उसे लगा था कि उसे दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। चाबी के उस स्वर्ण द्वार के ताले के अंदर जाते ही वो स्वर्ण दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही चाबी उस ताले से बाहर निकलकर वापस से विराज के हाथों में आ गई।
इस तरह कई सदियों बाद वो स्वर्ण दरवाजा आज फिर से खुला था। उस स्वर्ण द्वार के ऊपर किसी शक्तिशाली जानवर का मुंह बना था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय दैत्याकार जानवर अपना मुंह खोले बैठा हो और वो तीनों उसके मुंह के अंदर समाते जा रहे हों। अपने सामने इस भयानक नज़ारे को देखकर और उस स्वर्ण द्वार से आ रही बेहद शक्तिशाली आभा को महसूस कर गोल्डन पंख ने विराज से कहा, उस्ताद, पहले मैं जाकर देखता हूँ कि अंदर कोई खतरा तो नहीं। गोल्डन पंख को लग रहा था कि अंदर किसी तरह का कोई खतरा हो सकता था। अपनी 9 अधूरे संसार ज्वाला के सहारे वो बड़े से बड़े खतरे से निपट सकता था, इसलिए वो अंदर अकेला जाकर तहकीकात करना चाहता था कि अंदर सब सुरक्षित है या नहीं। विराज को भी गोल्डन पंख के अंदर जाकर देखने की बात सही लगी। गोल्डन पंख को कोई खतरा होने पर वो अपने ट्रम्प कार्ड की मदद से उसकी रक्षा कर सकता था। उसने गोल्डन पंख की बात में सहमति मिलाते हुए कहा, ठीक है, अंदर जाओ और पता करो कि वहां पर कोई खतरा तो नहीं। सतर्क रहना। हालांकि विराज को मालूम था कि अंदर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, फिर भी ऐसा हो सकता था कि आभासी गुफा की किताबों में दिव्य मंदिर के किसी गहरे राज के बारे में न लिखा हो। विराज की आज्ञा मिलते ही गोल्डन पंख के शरीर से 9 अधूरे संसार ज्वाला निकलने लगी। वो तेजी से मंदिर के अंदर घुस गया। स्वर्ण द्वार के उस विशालकाय मुंह से होते हुए वो दिव्य मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। कुछ ही देर में गोल्डन पंख की आवाज विराज के दिल में बस उठी, उस्ताद, अंदर कोई खतरा नहीं है। ये सुनते ही विराज वैभव के साथ उस स्वर्ण द्वार के अंदर दाखिल हो गया। उस दिव्य मंदिर के अंदर आते ही वैभव कौतूहल नजरों से हर चीज को देखने लगा। उसने उत्साह और उत्सुकता के साथ कहा, अच्छा, तो ये है दैत्याकार देव संप्रदाय का दिव्य मंदिर। विराज को आभासी गुफा में मिली पुस्तकों के अध्ययन से पहले ही उस दिव्य मंदिर के बारे में बहुत कुछ मालूम था, इसलिए वो शांत था, लेकिन वैभव तो उत्साह के मारे पागल हुए जा रहा था। विराज ने वैभव से कहा, ये दिव्य मंदिर एक तैरता हुआ द्वीप था, लेकिन ये हमेशा ही बादल भक्षण जानवरों की पीठ पर मौजूद रहा। जिस दरवाजे से हम होकर अंदर आए वो तो सिर्फ यहाँ तक आने का एक गुप्त मार्ग था। प्रागैतिहासिक काल में जब दैत्याकार देव संप्रदाय अपने चरम पर था, उस समय दैत्याकार देव संप्रदाय के दिव्य मंदिर के द्वार हमेशा खुले रहते थे। लेकिन फिर असुर प्रजाति के प्राणघातक आभा की वजह से दैत्याकार देव समुदाय के तबाह हो जाने के बाद दैत्याकार देव संप्रदाय के प्रमुखों ने इसके द्वार बंद कर दिए और इसकी चाबी कविश सुकुमार को सौंपकर इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। कविश सुकुमार ने किसी विशेष प्राचीन तकनीक का सहारा लेकर दैत्याकार देव संप्रदाय की सभी 7 इमारतों को चाबी के 7 टुकड़ों में बंद कर दिया और 7 अलग अलग पर्वतों पर चाबी के उन टुकड़ों को रख दिया। इसके बाद कविश सुकुमार उन सभी 7 इमारतों की सुरक्षा करने लगा। सदियों तक सुरक्षा करने के बाद विराज ने आकर उन 7 इमारतों को हासिल किया। विराज और वैभव दिव्य मंदिर के अंदर घूम रहे थे। उसी समय गोल्डन पंख की आवाज उसके दिल में गूंज गई, उस्ताद, यहाँ पर कुछ है। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज तेजी से उस दिशा की ओर आगे बढ़ गया जहां से गोल्डन पंख की आवाज आ रही थी। गोल्डन पंख की दिशा को भांपकर वो समझ गया कि गोल्डन पंख को क्या दिखा होगा। आभासी गुफा की पुस्तकों की वजह से उसे दिव्य मंदिर के बारे में काफी गहराई से पता था। उसने दौड़ते हुए कहा, ये दिशा तो अमृत पोषण कुंड और ड्रैगन रूपांतरण तालाब की ओर जा रही है। स्वर्ग के कदम की रफ्तार से विराज कुछ ही क्षणों में गोल्डन पंख के पास पहुंच गया। वैभव भी तेजी से विराज के पीछे दौड़ पड़ा। गोल्डन पंख के पास पहुंचकर विराज ने देखा कि अमृत पोषण कुंड सूखा पड़ा था। वहां पर चारों ओर कई सारे जानवरों के अंडे टूटे हुए बिखरे पड़े थे। उस अमृत पोषण कुंड के ठीक बीच में एक विशाल पत्थरनुमा अंडा रखा हुआ था। उस विशालकाय अंडे से हल्की रोशनी निकल रही थी।
पत्थरनुमा उस विशालकाय अंडे को देखकर विराज ने कहा, पत्थरनुमा ड्रैगन अंडा। आभासी गुफा में मिली पुस्तकों के मुताबिक ये पत्थरनुमा ड्रैगन अंडा दैत्याकार देव संप्रदाय के दूसरे गुप्त मास्टर ने कहीं से हासिल किया था। इसे हासिल करने के बाद इस अंडे को पोषित करने के लिए अंडे को अमृत पोषित कुंड में रख दिया था। हालांकि दैत्याकार देव संप्रदाय के नष्ट हो जाने की वजह से ये अंडा कभी पोषित ही नहीं हो सका। विराज ने उस विशालकाय पत्थरनुमा अंडे को बहुत ध्यान से देखते हुए कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सदियों बाद बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के पोषण के ये पत्थरनुमा ड्रैगन अंडा आज भी जीवित है। उस पूरी जगह में सिर्फ वो अंडा ही था जिसके नीचे कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा बची थी, नहीं तो वो पूरा कुंड पूरी तरह से सूख चुका था। ये देखकर विराज समझ गया कि किसी कारण से इस अंडे को जमीन के अंदर से हल्की हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती रही, जिसकी वजह से ये जीवित रह सका। हालांकि वो आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम थी कि उससे इस अंडे का पोषण कभी पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा वहां पर दैत्याकार जानवरों के अनगिनत अंडे मौजूद थे, लेकिन वो सभी पोषण के अभाव में टूटकर नष्ट हो चुके थे। उस पूरे कुंड का आध्यात्मिक जल कब का सूख चुका था और सिर्फ थोड़ा बहुत जल पत्थरनुमा ड्रैगन अंडे के नीचे बचा था। विराज ने उस विशालकाय ड्रैगन अंडे की ओर देखकर कहा, दुर्भाग्यपूर्ण, भले ही इस पत्थरनुमा अंडे को पोषित करके पत्थरनुमा ड्रैगन को हासिल किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं इस काम में कितना समय लगेगा। भले ही उस अंडे को जीवित देखकर वो चकित रह गया था, लेकिन उस अंडे को पोषित करने की उसकी कोई योजना नहीं थी। वो उस अंडे को पोषित करने के लिए जरूरी समय और ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता था। इससे ज्यादा बेहतर उसे अपनी क्षमता बढ़ाना लग रहा था। हालांकि ये पत्थरनुमा ड्रैगन प्राचीन दैत्याकार जानवरों की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन वो किसी भी हॉल में चारकोल से ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। विराज, जो तारों की छाव का नौवा नियंत्रक था, उसे पूरा यकीन था कि वो आगे चलकर चारकोल को वशीभूत करके उसके साथ आत्मा का संबंध बना लेगा। इसलिए उसे पत्थरनुमा ड्रैगन में अपना समय गंवाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। इसके साथ ही गोल्डन पंख की शक्ति पत्थरनुमा ड्रैगन के समान ही थी, इसलिए उसके लिए पत्थरनुमा ड्रैगन की कोई खास उपयोगिता नहीं थी। दूसरी ओर विदिशा नगर में अग्निदेवी वैधी, जो विराज के बारे में पता लगाने विदिशा नगर आई थी, वो इनाया की क्षमता से बहुत प्रभावित हो चुकी थी और तेजी से इनाया की तरफ बढ़े जा रही थी। इनाया, अमायरा और बाकी लोगों ने जब एक बेहद सुंदर लड़की को उनकी ओर आते देखा तो वो सभी उस सुंदरता की देवी को हैरानी के साथ देखने लगे। विपुल, अयान और यश तो उस सुंदरता की देवी को देखकर उसके रूप पर मोहित हो उठे। विराज को पत्थरनुमा ड्रैगन अंडा मिला था जिसे वो हासिल नहीं करना चाहता था, तो क्या विराज उस अंडे को किसी को देने वाला था? दैत्याकार देव संप्रदाय के दिव्य मंदिर के अंदर विराज को क्या क्या खजाना हासिल होने वाला था? अग्निदेवी वैधी तेजी से आगे बढ़कर इनाया से मिलने जा रही थी, तो इनाया और अग्निदेवी की मुलाकात आखिर किस मोड़ पर वर्धन परिवार की जिंदगी को लेकर जाने वाली थी? अग्निदेवी वैधी तेजी से आगे बढ़ते हुए इनाया, अमायरा, विपुल, यश और अयान की तरफ बढ़ने लगी। अपनी तरफ एक परम सुंदरी को आता देखकर इनाया और बाकी लोगों के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। उस परम सुंदरी के शरीर से जो शक्तिशाली आभा निकल रही थी, उसे महसूस कर सभी लोगों के समझ में आ रहा था कि उस शक्ति के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। अग्निदेवी वैधी की सुंदरता को देखकर विपुल, अयान और यश हक्के बक्के रह गए। वो तीनों उस परम सुंदरी की सुंदरता पर मोहित होने लगे। ये देखकर अमायरा ने तुरंत अयान के पेट में हल्की कोनी दे मारी। कोनी लगते ही अयान अग्निदेवी की सुंदरता के नशे से तेजी से बाहर आ गया और उसने अपनी नजर हटा ली। जैसे जैसे अग्निदेवी वैधी उन सभी के पास आती जा रही थी, वैसे वैसे वो सभी अपने ऊपर भारी दबाव महसूस करते जा रहे थे।
उस दबाव के बोझ से वो सभी अपनी जगह पर ही बूत बने खड़े रह गए। उन सभी ने विराज के हाथों में अग्निदेवी वैधी की पेंटिंग देखी थी। सामने से आ रही लड़की लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस ज्वाला की तरह अग्नि में जल रही थी, जिससे आसपास का तापमान तेजी से कम होने लगा था। उसके चेहरे पर अग्निदेवी का निशान था। अग्निदेवी उन सभी के सामने आकर खड़ी हो गई। वो सभी अग्निदेवी के भयानक दबाव में खुद को बड़ी मुश्किल से शांत रख पा रहे थे। वो सभी युवा कलिंजर एम्पायर के सबसे होनहार युवाओं में से एक थे, इसलिए वो अग्निदेवी वैधी के सामने शांति से खड़े हो पा रहे थे। कोई सामान्य इंसान तो अभी तक मूर्छित हो चुका होता। वो सभी कहीं न कहीं अग्निदेवी वैधी को पहचान रहे थे, हालांकि उन्हें अपनी सोच पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सभी हैरतंगेज नजरों से अग्निदेवी वैधी को देखे जा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कैप्लर यूनिवर्स की महान योद्धा अग्निदेवी वैधी, जो पिछले 300 सालों से कहीं नहीं दिखी थी, वो अचानक से उनके सामने आ खड़ी हुई थी। सभी के चेहरों की उड़ी रंगत को देखकर अग्निदेवी वैधी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम लोग मुझे पहचान गए हो। अग्निदेवी वैधी पिछले 300 सालों से आकाशगंगा अकादमी में थी। इस कारण से उन्हें नहीं लगा था कि कलिंजर एम्पायर के युवा उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे। अग्निदेवी वैधी की बात सुनकर इनाया वापस से होश में आई और होश में आते ही उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, अनुज, इनाया वर्धन अग्निदेवी वैधी का स्वागत करती है। अनुज ने अपने भाई के पास आपकी एक पेंटिंग देखी थी, इसी कारण से आपके चेहरे को अनुज पहचानती है। इनाया की बात सुनकर अग्निदेवी वैधी चौंक उठी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मेरी पेंटिंग? तुम्हारे भाई का क्या नाम है? अग्निदेवी वैधी ने आकाशगंगा अकादमी जाने से पहले अपनी कोई भी पेंटिंग बाहरी दुनिया में नहीं रखी थी। बाहरी दुनिया में सिर्फ विराज ही ऐसा था जिसके पास उनकी पेंटिंग थी। इसी वजह से अग्निदेवी वैधी ने इनाया से उसके भाई का नाम पूछा था। अग्निदेवी वैधी के सामने जिस तरह विराज तनकर खड़ा हुआ था और जिस तरह अग्निदेवी वैधी को विराज के साथ एक समान स्तर पर रहकर बात करनी पड़ी थी, उससे अग्निदेवी वैधी विराज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। एक लड़का जो इतनी कम उम्र का था, वो इतने शक्तिशाली योद्धा को समान स्तर पर आकर बात करने के लिए मजबूर कर दे, ऐसे लड़के का भविष्य अनंत संभावनाओं से भरा था। धीरे धीरे अग्निदेवी वैधी को विराज के प्रति आकर्षण महसूस होने लगा था। इसके साथ ही विराज तलवार पूर्वज का शिष्य था, जिसकी वजह से उसके आकाशगंगा अकादमी आने की प्रबल संभावना थी। अग्निदेवी वैधी विराज के साथ आकाशगंगा अकादमी में प्रेम के साथ रहने के सपने देखने लगी थी। अग्निदेवी वैधी का सवाल सुनकर इनाया समझ गई कि अग्निदेवी वैधी और विराज शायद एक दूसरे से पहले कहीं मिल चुके थे। हालांकि अयान और बाकी लोग अग्निदेवी वैधी का सवाल सुनकर इस बात से आशंकित हो गए थे कि कहीं विराज और अग्निदेवी के बीच कोई तनाव के संबंध तो नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अग्निदेवी वैधी को गुस्सा दिलाकर उनसे बचकर निकल पाना तो विराज के लिए भी संभव नहीं रहता, इसलिए विराज और अग्निदेवी के बीच किसी तरह के मनमुटाव की आशंका से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता था। कुछ देर की शांति के बाद इनाया ने जवाब दिया, मेरे छोटे भाई का नाम विराज वर्धन है। अगर मेरे भाई से कोई गलती हो गई है तो ये अनुज अपने भाई की सजा लेने के लिए तैयार है। इनाया की बात सुनकर अग्निदेवी वैधी ने चुटकी लेते हुए कहा, तुम दोनों भाई बहनों में बड़ा प्रेम है। भाई के लिए बहन कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि विराज की गलती की सजा विराज को ही मिलेगी तो तुम क्या करोगी? अग्निदेवी की बात पूरा होते ही इनाया के हाथों में हिमकणों से बना धनुष बाण आ गया। उसके शरीर से प्राणनाशक आभा निकलने लगी। शैतानी पावर हिम तूफान बाण उसके धनुष पर प्रकट हो गया।
इनाया ने उस बाण का निशाना अग्निदेवी वैधी की तरफ लगा दिया। अपने निशाने को अग्निदेवी वैधी के ऊपर लगाते हुए इनाया ने हिम्मत के साथ कहा, अगर सीनियर को विराज से कोई परेशानी है तो सीनियर को पहले विराज की बड़ी बहन का सामना करना होगा। भले ही इनाया आपकी जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो आपकी युद्ध कला देखना चाहेगी। इनाया को इस तरह की हरकत करता देखकर और उसकी बात सुनकर अग्निदेवी वैधी को जोरदार हंसी आ गई। उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया और उनके हाथों से दिव्य एनर्जी का सारतत्व निकलने लगा। एनर्जी के उस सारतत्व ने तुरंत इनाया के धनुष बाण पर उतरकर उसके धनुष बाण को बांध दिया। ऐसा करने के बाद अग्निदेवी वैधी ने इनाया की ओर देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। मेरे सामने शस्त्र उठाने का साहस करना बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन मेरा सामना करने के लिए तुम्हें संतधिप्ति स्तर का योद्धा बनना पड़ेगा। फिलहाल तो तुम बहुत कमजोर हो। रही बात तुम्हारे भाई की, तो मेरी एक बार उससे मुलाकात हुई थी। हालांकि हमारी मुलाकात शुरुआत में अच्छी नहीं रही थी, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा रहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे भाई की मदद ही की है। अग्निदेवी वैधी को इस बात से आश्चर्य हो रहा था कि जिस इनाया की क्षमता से वो इतना प्रभावित हुई थी वो विराज की बड़ी बहन निकली थी। उन्हें अब मन ही मन लगने लगा था कि जैसे उनका और विराज के बीच ईश्वर कोई संबंध विकसित करना चाहते थे। अग्निदेवी वैधी की बात सुनकर इनाया के अंदर ठंडक पड़ती चली गई। उसने अग्निदेवी वैधी की तरफ सम्मान से देखकर कहा, अच्छा तो ये मामला था। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि सीनियर किस काम से यहाँ आई है? अग्निदेवी वैधी ने एकदम शांत भाव से कहा, ये अग्निदेवी तुम्हारे लिए यहाँ आई है। तुमने चरम हिम शरीर अर्जित किया है। हालांकि अभी भी तुम्हारी मार्शियल क्षमता का जीवनरस अमृत स्तर पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन तुम आकाशगंगा अकादमी में दाखिला पाने की हकदार बन चुकी हो। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ आकाशगंगा अकादमी चलो। आकाशगंगा अकादमी इनाया, अयान, विपुल, यश और अमायरा ने जब आकाशगंगा अकादमी का नाम सुना तो उन सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। उन सभी को मानव प्रजाति के इस सबसे बड़े संस्थान के बारे में अच्छे से पता था। इस संस्थान में दाखिला पाने के लिए युवा योद्धा को बहुत ही उच्च स्तर का योद्धा बनना पड़ता था। आकाशगंगा अकादमी के विद्यार्थियों के लिए तो बड़ी बड़ी सत्ताओं के राजा अपना बाएं फैलाए खड़े रहते थे। ऐसे आकाशगंगा अकादमी में इनाया को प्रवेश के लिए निमंत्रण मिला था। अग्निदेवी वैधी की बात से इनाया भी हिल गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके चरम हिम शरीर से आकाशगंगा अकादमी भी प्रभावित हुई थी। कुछ देर की शांति के बाद इनाया ने कहा, सीनियर, क्या आप इस अनुज को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दे सकती है? मैं जानती हूं कि ऐसा कहकर मैं अनुचित व्यवहार का परिचय दे रही हूं, लेकिन मेरी कुछ चिंताएं हैं जिनका निराकरण करके ही मैं इस विषय पर निर्णय ले सकती हूं। इनाया को नहीं मालूम था कि आकाशगंगा अकादमी कहाँ थी। उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर वो अग्निदेवी वैधी के साथ आकाशगंगा अकादमी चली गई तो उसके पीछे वर्धन परिवार को कौन संभालेगा। वो अपने परिवार को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अग्निदेवी वैधी इनाया की चिंता को भांप गई और बोली, तो तुम अपने परिवार को अकेला छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हो? इनाया ने सहमति में अपना सिर हिलाया। विराज इनाया की तुलना में बहुत ज्यादा प्रतिभावान था। ऐसे में इनाया को डर था कि अगर विराज वर्धन परिवार के सामान्य दिनचर्या के कामों में उलझ गया तो उसकी शक्ति में हो रही तेज वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, जिसे वो हरगिज होने नहीं देना चाहती थी। हालांकि अग्निदेवी वैधी का प्रस्ताव बहुत ज्यादा आकर्षक था। आकाशगंगा अकादमी में दाखिला तो किसी ख्वाब के पूरा होने जैसा था।
इसलिए इनाया वहां जाने का निर्णय एक बार विराज से मिलने के बाद लेना चाहती थी। इनाया की परिस्थिति समझकर अग्निदेवी वैधी थोड़ी लाचारी महसूस करने लगी, लेकिन इससे अग्निदेवी वैधी के मन में इनाया का सम्मान और बढ़ गया। एक लड़की जो चरम हिम शरीर हासिल कर चुकी है, वो आकाशगंगा अकादमी जैसी जगह सिर्फ अपने परिवार के लिए छोड़ने को तैयार थी, जिसका अर्थ था कि उस लड़की में जिम्मेदारी और अपनापन कुट-कुट कर भरा था। ऐसे पवित्र मन वाले योद्धा को तो हर गुरु अपना शिष्य बनाना चाहेगा। अग्निदेवी वैधी ने इनाया की ओर देखकर कहा, ठीक है, तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए तो ले लो। तुम्हारे पास 7 दिन है। इन 7 दिन मैं विदिशा प्रांत में ही रुकूंगी। मुझे यहाँ कुछ काम है। तुम 7 दिनों बाद मुझे अपना जवाब दे सकती हो। अगर तुम 7 दिनों से पहले अपना जवाब देना चाहो तो आकर दे सकती हो। अग्निदेवी वैधी इनाया के अंदर वर्धन परिवार का खून महसूस कर चुकी थी। ऐसे में वो वर्धन परिवार के खून को आकाशगंगा अकादमी बुलाना चाहती थी, जबकि वो इतनी ज्यादा प्रतिभावान थी। लेकिन एक बात जो अग्निदेवी वैधी को हैरान कर रही थी, वो ये थी कि जब वो विराज से मिली थी तो उन्हें विराज के शरीर से वर्धन परिवार के खून की महक नहीं मिली थी। इसका एक कारण ये हो सकता था कि विराज वर्धन परिवार का सदस्य नहीं हो। दूसरी संभावना ये हो सकती थी कि विराज के खून में उसकी मां के खून की महक बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसके खून में मौजूद वर्धन परिवार की खून की महक दब गई थी। अग्निदेवी वैधी के हिसाब से दूसरी संभावना के होने की संभावना प्रबल थी। विराज को तलवार पूर्वज ने अपना वारिस चुना था। ये अकेली बात विराज की प्रतिभा को बयां करने के लिए पर्याप्त थी। तलवार पूर्वज भी विराज के अंदर मौजूद वर्धन परिवार का खून नहीं महसूस कर सके थे, जिसका मतलब साफ था कि विराज के अंदर उसकी मां के खून का प्रभाव ज्यादा था और उसे अपनी मां से बहुत सी प्रतिभाएं मिली थी। पहले जब वो विराज से मिली थी तो विराज के पास चीखता दानव ड्रैगन देखा था। चीखता दानव ड्रैगन के साथ किसी ने आत्मा का संबंध बनाया हुआ था। अग्निदेवी वैधी को लग रहा था कि विराज की मां ही चीखता दानव ड्रैगन की उस्ताद थी, जिन्होंने विराज की सुरक्षा के लिए चीखता दानव ड्रैगन को उसके पास रख छोड़ा था। इससे अग्निदेवी वैधी हिसाब लगाने लगी कि विराज की मां किस स्तर की योद्धा रही होंगी। क्या इनाया अग्निदेवी वैधी के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं? अग्निदेवी वैधी ने इनाया को 7 दिनों का समय दिया था, तो क्या विराज इन 7 दिनों में विदिशा नगर वापस लौट आएगा या नहीं? विराज दैत्याकार देव संप्रदाय मंदिर में, वहां पर उसके हाथ क्या क्या लगने वाला था? इनाया अपनी साधना के बल पर हिम शरीर हासिल करने में कामयाब रही थी। इनाया के हिम शरीर को देखकर अग्निदेवी वैधी ने इनाया को आकाशगंगा अकादमी में दाखिला लेने का प्रस्ताव दिया। अग्निदेवी वैधी का प्रस्ताव सुनकर इनाया खुश तो बहुत हुई, लेकिन उसका मन वर्धन परिवार को अकेले छोड़कर जाने का नहीं हो रहा था। वो इस बारे में विराज से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने अग्निदेवी वैधी से कुछ मोहलत मांगी। अग्निदेवी वैधी ने वो मोहलत इनाया को दे दी। अग्निदेवी से मिला 7 दिनों का समय इनाया के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने अग्निदेवी की ओर देखकर कहा, सीनियर की इस उदारता के लिए उनका आभार। अनुज सदैव उनकी आभारी रहेगी। इनाया को अच्छे से मालूम था कि उसकी मांग पूरी तरह से नाजायज थी। आकाशगंगा अकादमी में दाखिला पाने के लिए तो विद्यार्थी सालों एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने के लिए तैयार हो जाते। भले ही इनाया ने चरम हिम शरीर हासिल कर लिया था, लेकिन आकाशगंगा अकादमी की अन्य प्रतिभाओं के सामने ये सामान्य ही था। इनाया इस बात के लिए भी तैयार थी कि वो ये शानदार मौका खो सकती थी, लेकिन इनाया के साफ मन को देखकर और ये देखकर कि इनाया विराज की बहन थी, अग्निदेवी वैधी ने उसे 7 दिन का समय दे दिया।
अग्निदेवी वैधी विदिशा नगर विराज के बारे में ही पता करने आई थी। ऐसे में वो जिस लड़की की प्रतिभा से प्रसन्न होकर उसके नजदीक चली आई थी वो विराज की बहन निकली थी। इस लिहाज से इनाया के साथ रहने से वो विराज के बारे में अधिक से अधिक जान सकती थी। इसलिए भी अग्निदेवी इनाया को समय देने के लिए तैयार हो गई। उसी समय अमायरा ने आगे बढ़कर इनाया की पीठ थपथपाई और अग्निदेवी वैधी से कहा, सीनियर अग्निदेवी वैधी, अगर विदिशा प्रांत में ही रुकने की योजना बना रही है तो वर्धन परिवार को आपकी मेहमान नवाजी करने में गर्व का अनुभव होगा। अग्निदेवी वैधी कैप्लर यूनिवर्स की एक महान योद्धा थी। अगर इतनी महान योद्धा वर्धन परिवार में कुछ समय के लिए रुक जाती तो इससे वर्धन परिवार को बहुत से लाभ मिल सकते थे। इसके साथ ही अग्निदेवी वैधी यहाँ रुकने पर अगर वर्धन परिवार के युवाओं को कुछ बातें भी बता देती तो वो बातें भी वर्धन परिवार के युवाओं के लिए किसी अमृत से कम कीमती नहीं होती। अमायरा की बात सुनकर इनाया अपनी सोच से बाहर निकली और उसने तुरंत कहा, सीनियर अग्निदेवी, आपका स्वागत सत्कार करना तो वर्धन परिवार की खुशकिस्मती होगी। मेरा भाई अगर यहाँ होता तो वो भी यही चाहता। हालांकि इनाया को नहीं मालूम था कि अग्निदेवी वैधी क्यों विराज को इतना सम्मान दे रही थी। इनाया की बात सुनकर अग्निदेवी वैधी गहरी सोच में पड़ गई। वो विदिशा नगर विराज के बारे में पता लगाने ही आई थी। ऐसे में अगर वो वर्धन निवास के अंदर ही रहती तो विराज के बारे में अधिक से अधिक पता लगाया जा सकता था। उनके सामने इनाया खड़ी थी जो विराज की बड़ी बहन थी। इनाया के साथ रहने से उन्हें विराज के कई पहलुओं को समझने में मदद मिलती। साथ ही वहां पर विराज के मित्र भी थे। हमारे मित्र हमारे सबसे बड़े राजदार होते हैं, इसलिए वहां रुकना अग्निदेवी वैधी को एक अच्छा प्रस्ताव लग रहा था। अग्निदेवी वैधी जब से विराज से मिली थी वो उसके बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक हो उठी थी। विराज की प्रतिभा को भांपकर वो ये भी समझ चुकी थी कि वो दिन दूर नहीं जब विराज आकाशगंगा अकादमी के अंदर होगा। ऐसे में अग्निदेवी वैधी अगर विराज के साथ अपना कोई भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। इसलिए वो विराज के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती थी। सबसे बड़ी बात, अगर वो वर्धन निवास में रुकती तो विराज से फिर से मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती। ये सोचकर ही अग्निदेवी वैधी के दिलों की धड़कन तेज होने लगी। अग्निदेवी वैधी ने इनाया की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं यही रुक जाती हूँ। अग्निदेवी वैधी वर्धन परिवार में रुकने के लिए तैयार हो गई थी। ये जानकर ही विपुल, यश और अयान के अंदर जलन की मिर्ची चुभने लगी थी। अमायरा अग्निदेवी वैधी के रुकने के निर्णय से बहुत ही ज्यादा उत्साहित और उत्सुक हो गई। अग्निदेवी वैधी की हाँ सुनकर इनाया के आश्चर्य का भी ठिकाना नहीं रहा। कैप्लर यूनिवर्स की सबसे महान योद्धाओं में से एक योद्धा आज वर्धन परिवार में कुछ दिनों के लिए रुक रही थी। ये वर्धन परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इनाया ने प्रणवदा की ओर देखकर कहा, प्रणवदा, सीनियर अग्निदेवी वैधी के रुकने का तुरंत इंतजाम करें। अग्निदेवी वैधी की हाँ सुनकर प्रणवदा भी सकते में आ गए थे। इतनी महान प्रतिभा को देखकर उनके होश तो पहले ही उड़ चुके थे और अब इतनी महान प्रतिभा उनके वर्धन निवास में रहने वाली थी, इस बात ने तो उनके होश पूरी तरह से उड़ा दिए थे। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, जैसा मास्टर इनाया का हुक्म। ऐसा कहकर प्रणवदा तेजी से वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद वो एक शांत जगह में एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। अग्निदेवी वैधी ने रुकने के लिए हाँ कर दी थी, इस खबर से ही उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने थोड़ा भावुक होते हुए अपने आप से कहा, सच में लगता है स्वर्ग के देवताओं का आशीर्वाद वर्धन परिवार पर बरस रहा है।
प्रणव दा को अच्छे से मालूम था कि अग्निदेवी वैधी का मेहमान बनकर वर्धन परिवार में रुकने का क्या मतलब था। केवल इस एक खबर से वर्धन परिवार का कद और साख कलिंजर एम्पायर में बहुत तेजी से बढ़ने वाली थी। वो ये खबर जल्द से जल्द इंद्रावसु को देना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल इंद्रावसु कहीं बाहर थे, इसलिए उन्हें ये खबर देने में समय था। अपने आप को किसी तरह शांत करके प्रणवदा अपनी जगह से उठे और अग्निदेवी वैधी के रुकने और उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए वर्धन परिवार के युवाओं और सेवकों को आदेश देने लगे। कुछ ही देर में अग्निदेवी वैधी वर्धन परिवार के अतिथि गृह में आराम फरमाने चली गई। इनाया और बाकी लोग भी अपने कामों में लग गए। अमायरा वर्धन निवास के अंदर बने फूलों के बाग में चली गई। अयान भी तेजी से अमायरा के पीछे पीछे चला गया। फूलों के बाग के बाहर अयान ने वर्धन परिवार के 2 युवाओं को खड़ा करके किसी और को अंदर न आने का आग्रह किया और फूलों के बाग के अंदर चला गया। फूलों के बाग के अंदर अमायरा एक फूल के पास बैठकर उसकी सुगंध ले रही थी। अयान अमायरा के पास चला गया। अयान को अपने पास देखकर अमायरा ने अपना मुंह मोड़ लिया। अमायरा को ऐसे रूठने का अभिनय करता देखकर अयान के अंदर प्रेम के बादल बरसने लगे। उसने अमायरा को छेड़ते हुए कहा, कैसी मंगेतर हो तुम, तुम्हारा होने वाला पति मौत के मुंह से निकलकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थिति है और उसे बदले में इतना रूखा और तीक्ष्ण व्यवहार मिल रहा है। ये अनुचित है। अयान की बात सुनकर अमायरा ने रूठने का अभिनय करते हुए कहा, अच्छा जी, उल्टा चोर राजकुमारी को डांटे। अपने परिवार में जाने के बाद तो तुम अपनी प्रेसी को बिल्कुल भूल ही गए। तुम्हें ये तक याद नहीं रहा कि कोई है जो तुम्हारी राह तंक रही है। ये नहीं हुआ कि उसे एक संदेश भेजकर अपने सकुशल होने का समाचार भेज दे। पता है मैं कितना डर गई थी, लेकिन तुम्हें तो अपनी प्रेसी याद तक नहीं थी। ऐसा कहकर अमायरा ने झटका देकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अमायरा के इस रूठने के अभिनय में अयान को आनंद आने लगा था। वो भी इस आनंद के नशे में डूबने लगा। उसने अमायरा से कहा, गलती तो हो गई मुझसे, तुम तक संदेश नहीं भिजवाया। इसके लिए तुम्हारा प्रियतम इश्क के दरबार में गुनहगार है। लेकिन ये अपराधी इस अपराध को स्वीकार नहीं करता कि उसे अपनी प्रेसी याद नहीं थी। पिछले कुछ समय में जब भी प्रेमी सांस लेता था, तब तब उसकी सांसें उसकी प्रेसी की याद में उखड़ने लगती थी। अयान की बात पर अमायरा ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा जी, तो जनाब अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अगर प्रेमिका हर सांस में थी तो कुछ सांसों में प्रेमिका को संदेश भी भेजा सकता था। इस पर अयान ने कहा, प्रेमी प्रेम की धुन में इस कदर डूब गया था कि उसे कुछ और की होश ही कहाँ बची थी। वैसे प्रेमिका ने विराज और शाही टुकड़ी को भेजकर प्रेमी के प्राणों को बचा लिया, नहीं तो शायद आज तुम्हारा प्रेमी जीवित। इससे पहले अयान अपनी बात पूरी कर पाता, अमायरा ने अपने हाथों को अयान के होठों पर रख दिया और उसे चुप कर दिया। इसके तुरंत बाद अमायरा अयान से पूरी तरह से लिपट गई और उससे बोली, ऐसे शब्द अपने मुंह पर भी नहीं लाते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारे प्रेम के अमृत से ही मेरे जीवन की बेल हरी रहती है। तुम्हारे बिना मेरे जीवन की बेल मुरझाकर सूख जाएगी। फिर कभी ऐसी गलती मत करना। तुम्हारी खैरियत का संदेश पाना मेरा अधिकार है। अमायरा के लिपट जाने के बाद अमायरा की कमर पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए अयान ने कहा, प्रेमी अपनी गलती स्वीकार करता है और आगे से इस तरह की गलती न करने के प्रति वचनबद्ध होता है। ऐसा कहने के बाद अयान अपने होठों को अमायरा के होठों के पास लाने लगा। अयान के होठों को अपने होठों के एकदम पास पाकर अमायरा की सांसें अयान की सांसों में घुलने लगी। अमायरा और अयान दोनों की सांसें बढ़ने लगी।
इतने दिनों से संयम का जो बांध उन्होंने अपने दिलों पर बांधा था, आज वो टूटकर बह जाने के लिए तड़प रहा था। वो दोनों उस समय एक जिस्म एक जान होने के लिए बेचैन हो उठे। कहते हैं, प्रेम की गहराई का रंग मिलन में नहीं, वियोग में खिलता है। इतने दिनों के वियोग ने उन दोनों प्रेमी पंछियों को ये एहसास करा दिया था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना कितने अधूरे थे। अयान और अमायरा एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अमायरा और अयान के होठ अब एक दूसरे के एकदम पास आ चुके थे। अमायरा के सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका मन भी अयान के होठों के रस को पीने के लिए बेचैन हो उठा था, लेकिन वो कलिंजर एम्पायर की राजकुमारी थी। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी जिससे उसके पिता को कालिंजर एम्पायर के अंदर शर्मिंदा होना पड़े। अमायरा की परेशानी को समझकर अयान ने अमायरा से कहा, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा अमायरा। तुम्हारी आंखों से गिरा एक आंसू मेरे लिए 100 मौतों के बराबर होगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं 100 पर्वतों को हंसते हंसते पार कर जाऊंगा। तुम्हारे सम्मान के लिए मैं सारे जहां से लड़ जाऊंगा। अयान के शब्द सुनकर अमायरा का दिल जोरों से धड़क गया। उसके सब्र का बांध अब सारी हदें पार करके टूट गया। अमायरा की आंखों में अयान ने मौन सहमति हासिल कर ली। उस मौन सहमति को हासिल करते ही उसके होठ अमृत का पान करने के लिए आगे बढ़ चले। अगले ही पल में अयान के होठ अमायरा के होठों पर थे। एक अजीब सी गर्म लहर उस स्पर्श से उन दोनों के शरीर में दौड़ गई। आज से पहले ही उन दोनों ने ही उस अजीब सी गर्म लहर को अपने शरीर में कभी नहीं महसूस किया था, लेकिन उस गर्म लहर से उन्हें एक अजीब सा नशा होने लगा था, जिसका नशा चरस गांजे के नशे से भी ज्यादा गहरा, पवित्र और सुकून देने वाला था। अमायरा और अयान का प्रेम आज एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुका था, तो आगे चलकर उनका प्रेम किस रूप में खिलने वाला था। विराज जो दैत्याकार देव संप्रदाय के दिव्य मंदिर के अंदर था, उसे वहां पर क्या क्या हासिल होने वाला था। विराज दैत्याकार देव संप्रदाय के दिव्य मंदिर के अंदर खड़ा था। यही वो खजाना था जिसे पाने के लिए वो नीले पहाड़ों के खंडहर आया था। विराज जिस समय आभासी गुफा में था, उस समय कई पुस्तकों में उसे दैत्याकार देव संप्रदाय के दिव्य मंदिर के बारे में काफी कुछ पढ़ने को मिला था, जिस वजह से दिव्य मंदिर के बारे में उसकी काफी कुछ समझ विकसित हो चुकी थी। विराज इस समय अमृत पोषण कुंड में खड़ा था। उस अमृत पोषण कुंड में सैकड़ों अंडे टूटे हुए बिखरे पड़े थे। उन सैकड़ों अंडों के बीच एक अंडा था जो अभी भी जीवित था और विराज के आश्चर्य का सबसे बड़ा कारण बना था। उस जीवित अंडे की सिकाई और पोषित करके उस पत्थरनुमा ड्रैगन अंडे से पत्थरनुमा ड्रैगन को हासिल किया जा सकता था। हालांकि विराज उस अंडे को हासिल करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसे ये कार्य समय की बर्बादी और नुकसानदायक लग रहा था। उसके पास गोल्डन पंख, चारकोल, नकलची अमीबा जैसे शक्तिशाली जानवर थे। इसलिए उसे पत्थरनुमा ड्रैगन को हासिल करने के लिए बहुत भारी मूल्य को चुकाने की जरूरत नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने वैभव की ओर देखा और उससे कहा, ये पत्थरनुमा ड्रैगन एक प्राचीन दैत्याकार जानवर है। इसे यहाँ छोड़ना बेकार होगा। अगर तुम पत्थरनुमा ड्रैगन को हासिल करना चाहते हो तो इस पत्थरनुमा ड्रैगन के साथ आत्मा का संबंध विकसित करने की कोशिश कर सकते हो। विराज खुद तो उस पत्थरनुमा ड्रैगन के साथ आत्मा का संबंध विकसित नहीं करना चाहता था, लेकिन वैभव का अगर मन था तो वो ये कर सकता था। विराज ने कहा, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। प्राचीन काल में बहुत से दैत्याकार ड्रैगन जीवित थे। उन सभी में भी पत्थरनुमा ड्रैगन के पास कुछ अलग तरह की काबिलियत थी। सभी प्राचीन दैत्याकार जानवर जो अंडे के अंदर से पैदा होते थे, वो सभी आत्मा का संबंध पैदा होने से पहले ही बनाने में सक्षम होते थे।
इसलिए अगर तुम इस पत्थरनुमा ड्रैगन अंडे पर अपनी छाप छोड़ देते हो तो पैदा होने के बाद पत्थरनुमा ड्रैगन खुद ही उस इंसान को ढूंढ लेगा जिसकी छाप उसके अंडे पर थी। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग ही होंगे जो इस पत्थरनुमा अंडे पर अपनी छाप छोड़ने का साहस कर पाएंगे। एक बार आत्मा के संबंध विकसित हो जाने के बाद प्राचीन दैत्याकार जानवर सेके जाने के दौरान अपनी एनर्जी की धार की जरूरत के लिए अपने उस्ताद पर निर्भर होता है और लंबे समय तक अपने उस्ताद से एनर्जी की धार चुसता रहता है। आत्मा का संबंध बन जाने के बाद इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। ऐसे में योद्धा अगर युद्ध कर रहा हो तो ऐसे सिकाई करने वाले दैत्याकार जानवरों की वजह से योद्धा की एनर्जी की धारा तेजी से खत्म होने लगती है, जिससे युद्ध में योद्धा को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरी समस्या ये है कि इनके अंडे से बाहर निकलने का समय बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। तुम खुद ही सोचो, न जाने कितने सदियों से ये अंडा आज भी जीवित है। इस कारण से एक बार जब तुम इसके साथ आत्मा का संबंध जोड़ लोगे तो कहा नहीं जा सकता कि अंडे से बाहर निकलने में इस पत्थरनुमा ड्रैगन को कितना समय लगेगा। इसी वजह से दैत्याकार जानवर के अंडे के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना एक बहुत बड़ा जुआ कहा जाता है। इसके साथ ही हमारी आत्मा की शक्ति की एक सीमा है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा 9 आत्माओं के साथ आत्मा का संबंध विकसित कर सकते हैं और पत्थरनुमा ड्रैगन अंडे के साथ आत्मा का संबंध विकसित करने के लिए तो आत्मा की शक्ति का बहुत मजबूत होना जरूरी होता है। ऐसे में कई योद्धा तो अपने जीवन में एक से ज्यादा दैत्याकार जानवर के साथ आत्मा का संबंध विकसित नहीं कर पाते। इसलिए तुम कितने दैत्याकार जानवरों के साथ अपनी आत्मा का संबंध विकसित कर सकते हो, इस बात पर अच्छे से विचार कर लेना। इसके साथ ही आत्मा के संबंध को नष्ट करने पर भीषण खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। केवल दैत्याकार जानवर जिसके साथ मालिक का आत्मा का संबंध विकसित है, वो अपने मालिक की मौत के बाद किसी दूसरे के साथ आत्मा का संबंध विकसित कर सकता है। लेकिन अगर दैत्याकार जानवर किसी कारण से मर जाता है तो उसकी मौत के साथ ही उसके उस्ताद की आत्मा पर भीषण हमला हो जाता है। इससे उस्ताद को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। कई बार तो उस्ताद की सारी मार्शियल क्षमता शून्य हो जाती है और वो बस एक कचरा बनकर सड़ने को विवश हो जाता है। इसी कारण से इन दैत्याकार जानवरों के साथ आत्मा का संबंध बनाते समय योद्धा बहुत ही ज्यादा विचार करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी खुद के जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता था। अगर कोई अंडे के ऊपर अपनी छाप छोड़ देता है तो इसके अपने खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर पत्थरनुमा ड्रैगन अंडे से जल्दी बाहर निकल आता है तो इसके तो उसके उस्ताद को लाभ ही लाभ होंगे। लेकिन अगर सेकने की प्रक्रिया बहुत लंबी चल गई तो उस्ताद को बहुत ही लंबे समय तक इंतजार करने को मजबूर होना पड़ता है। इसमें उसके बहुत सारे संसाधन अपव्यय हो जाते हैं। अगर तंग आकर उस्ताद अंडे के ऊपर से अपनी छाप हटाने की कोशिश करता है तो पत्थरनुमा अंडे की आत्मा की शक्ति बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। ऐसे में उस्ताद के ऊपर जो आत्मा का हमला होगा उससे उस्ताद के एक जिंदा लाश में बदल जाने की संभावना प्रबल है। एक आखिरी बात, इस पत्थरनुमा अंडे की सिकाई करने और इसे पोषित करने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की जरूरत होगी। इसलिए बेहतर तो यही होता है कि ऐसे जानवरों को छोड़कर किसी सामान्य दैत्याकार जानवरों के साथ आत्मा का संबंध विकसित कर लिया जाए। ऐसा करने पर कम समय में ही अच्छे परिणाम हासिल हो जाएंगे। विराज की सभी बातों को वैभव बहुत ध्यान से सुन रहा था। सभी बातों पर गंभीरता से विचार करने के बाद उसने सहमति में अपना सिर हिला दिया। रचनाकार हॉल में जब उसने सभी परीक्षाओं में सफलता हासिल की थी तो उसे प्राचीन दैत्याकार जानवरों के बारे में कुछ जानकारियां पता लगी थी।
वो पत्थरनुमा अंडे के साथ आत्मा का संबंध बनाने के खतरों को समझता था। सभी खतरों के बावजूद वो पत्थरनुमा ड्रैगन अंडे के साथ आत्मा का संबंध बनाने के लिए तैयार था। प्राचीन पत्थरनुमा ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन था। सदियों से यहाँ रखे होने के बाद भी इसका जीवित रह पाना इस बात को सूचित कर रहा था कि ये पत्थरनुमा ड्रैगन अंडा कोई साधारण अंडा नहीं था। इसके अंदर कोई न कोई दुर्लभ बात तो थी, तभी तो वो अभी तक जीवित बच सका था। इसके साथ ही वैभव ने जब से विराज के पास गोल्डन पंख देखा था, तब से उसके मन में भी दैत्याकार जानवर से आत्मा का संबंध बनाने की हसरत घर कर गई थी। इसी वजह से पत्थरनुमा ड्रैगन अंडे पर अपनी छाप छोड़कर सभी संभावित खतरों को मोल लेना वैभव को सार्थक लग रहा था। वैभव न तो कोई जानवर नियंत्रक उस्ताद था और न ही कोई मार्शियल योद्धा। वो तो एक रचनाकार मास्टर था। अपनी रचनाकार तकनीक के दम पर उसके सीधे सीधे युद्ध लड़ने की नौबत बहुत कम ही आने वाली थी। रचनाकार तकनीक के जरिए रचनाकार संसार को खड़ा करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की धारा की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे में यदि पत्थरनुमा ड्रैगन अंडे में सिकाई शुरू भी हो गई तो इससे वैभव को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक बार ड्रैगन उस अंडे से बाहर निकल जाता तो वैभव की किस्मत का पिटारा ही खुल जाता। वो अपने चंद्रवंशी परिवार के सभी युवाओं से कहीं आगे निकल जाता। वैभव एक रचनाकार मास्टर था, उसकी आत्मा की शक्ति पर्याप्त थी। ऐसे में एक पत्थरनुमा ड्रैगन अंडे पर अपनी छाप छोड़ने के सभी खतरों को उठाने में वो अपने आप को सक्षम महसूस कर रहा था। अंडे से बाहर निकलने के बाद कुछ समय के लिए ड्रैगन को सुरक्षित रखने के लिए उसके पास चंद्रवंशी परिवार था, इसलिए उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी अब तो उसके पास पाराशल जैसे मार्शियल संत स्तर के गुरु थे, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं थी। वैभव की सहमति देखकर विराज ने कहा, अगर तुम सारे खतरों को उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वैभव चंद्रवंशी परिवार का नंबर 1 जीनियस युवा था, इसलिए वो आत्मा का संबंध बनाने की तकनीक जानता था। हालांकि उसकी आत्मा का संबंध बनाने की तकनीक गोल्डन बास का पालना तकनीक की तुलना में कमजोर थी, लेकिन उसे तो बस एक अंडे के साथ अपनी आत्मा का संबंध विकसित करना था। इसलिए उसे किसी गहरी और जटिल आत्मा का संबंध तकनीक को सीखने की जरूरत नहीं थी। विराज भी जानता था कि उस पत्थरनुमा ड्रैगन अंडे के साथ वैभव आत्मा का संबंध बना ही लेगा, बस उसे इसके लिए थोड़ा समय की जरूरत होगी। विराज वहां खड़े होकर वैभव को आत्मा का संबंध बनाते देखने नहीं वाला था, इसलिए उसने गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख, तुम यही रुको और वैभव की हिफाजत करो। मैं यहाँ आसपास देखता हूँ। विराज की बात सुनकर वैभव का चेहरा खिल उठा। उसे अच्छे से मालूम था कि मार्शियल क्षमता में गोल्डन पंख की शक्ति विराज से ऊपर थी। ऐसे में गोल्डन पंख का वहां उसकी हिफाजत के लिए रहना उसके सुरक्षा के लिए पर्याप्त था। रही बात विराज की सुरक्षा की, तो विराज तो संत स्तर के योद्धाओं से लड़ चुका था। दैत्याकार देव संप्रदाय का दिव्य मंदिर खोलने में कामयाब रहा था। उसके पास किसी भी आपदा को टालने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। आभासी गुफा के अंदर कई पुस्तकों को पढ़ने के बाद विराज को दैत्याकार देव संप्रदाय के दिव्य मंदिर के अंदर कई शक्तिशाली जगहों के बारे में पता चला था। वो अब यहाँ था, इसलिए उन जगहों को ढूंढना चाहता था और ये देखना चाहता था कि क्या सच में वो जगह यहाँ मौजूद थी। वैसे भी उन जगहों के बिना दैत्याकार देव संप्रदाय के दिव्य मंदिर का कोई महत्व नहीं था। वो बस एक खाली इमारत बनकर रह जाती, कोई खजाना नहीं। विराज तेजी से वहां से चला गया। कुछ ही देर में कुछ इमारतों से होते हुए वो एक झरने के सामने पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने एक झरना बह रहा था। वहां चारों ओर खूबसूरत पेड़ पौधों मौजूद थे। एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे फूलों का वहां सैलाब आया हुआ था।
दूर दूर तक प्रकृति ने अपने सौंदर्य की छटा वहां बिखेरी हुई थी। वो जगह देखने में एक शानदार उपवन लग रही थी। ऐसा नजारा देखकर विराज हतप्रभ रह गया। जो जगह सदियों से बंद थी, वहां पर प्रकृति का इतना शानदार नजारा उपस्थित कैसे हो सकता था? ये अपने आप में आश्चर्य की बात थी। उसे आभासी गुफा की किसी भी पुस्तक में इस तरह के उपवन के होने की कोई जानकारी भी नहीं मिली थी। वो धीमे कदमों से झरने के पास जाने लगा। झरना एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर रहा था, जिससे उस झरने के नीचे एक छोटा तालाब बन गया था। उसी समय झरने के नीचे उसे एक आकृति दिखाई दी। वो उस आकृति को देखकर सतर्क हो गया और बेहद धीमी चाल से झरने के निकट जाने लगा। उसने ध्यान दिया कि वो आकृति किसी लड़की की थी जो झरने के नीचे खड़ी होकर नहा रही थी। उसने अपने शरीर पर सिर्फ एक सफेद रंग की साड़ी पहनी थी, जिसकी वजह से उसका जिस्म उसकी सफेद साड़ी छिपा पाने में नाकामयाब हो रही थी। उस लड़की के अधखुले जिस्म को देखकर विराज सकपका गया और उसने अपनी नजरें नीची कर ली। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन थी और सदियों से बंद इस दिव्य मंदिर में क्या कर रही थी। आखिर इस लड़की की क्या कहानी थी? विराज के सामने पूरा का पूरा एक हरा भरा उपवन था। उस उपवन में एकदम अनोखे और बेहद ही सुंदर फूलों के हजारों पौधे थे। उस उपवन से मन को अंदर तक रोमांचित कर देने वाली खुशबू आ रही थी। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि सदियों से बंद उस दिव्य मंदिर के अंदर इतना हरा भरा उपवन कहाँ से आ गया था। उस उपवन के ठीक बीच में एक झरना बह रहा था, जिसके नीचे एक छोटा सा तालाब बन गया था। उस झरने में एक लड़की सफेद रंग की साड़ी पहने नहा रही थी। विराज धीमी गति से चलते हुए उस झरने के एकदम पास पहुंच गया। उस जगह में फैली शानदार महक से विराज का दिमाग हल्का हल्का नशा महसूस कर रहा था। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि सदियों से बंद उस दिव्य मंदिर में वो लड़की कहाँ से आ गई थी। विराज जैसे ही उस लड़की के पास गया तो वो हतप्रभ रह गया। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने जो लड़की झरने के नीचे खड़ी होकर नहा रही थी, वो लड़की कोई और नहीं शनाया थी, दक्ष परिवार के यश दक्ष की छोटी बहन। वही शनाया जिससे विराज पहली बार कालपी सिटी में मिला था। पहली मुलाकात में ही उसे शनाया के प्रति हल्का आकर्षण महसूस हुआ था, हालांकि उसने अपने उस आकर्षण को कभी भी बढ़ने नहीं दिया था। विराज सोचने लगा, शनाया यहाँ आखिर क्या कर रही है? ये कैसे मुमकिन है? यहाँ आखिर चल क्या रहा है? विराज ये सोच ही रहा था। उसी समय शनाया की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, विराज आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ यहाँ आकर मेरे साथ इस झरने में नहाने का मजा लो। शनाया की आवाज सुनकर विराज सकपका गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शनाया की इस बात पर उसे क्या उत्तर दे। शनाया के शरीर पर सफेद रंग की सिर्फ एक साड़ी थी, जो पानी में भीगने की वजह से पूरी तरह पारदर्शी हो चुकी थी, जिससे उसका पूरा जिस्म उस साड़ी से बाहर दिखाई दे रहा था। जितना उसे मालूम था, शनाया तो बहुत ही अलग स्वभाव की लड़की थी, लेकिन इस समय वो किसी और शनाया को ही देख रहा था। विराज की हिचकिचाहट देखकर शनाया ने कहा, उफ़, तुम भी शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है, कालपी सिटी में जब तुमने पहली बार मुझे देखा था तो तुम मुझ पर लट्टू हो गए थे। तुम जिन नजरों से मुझे उस समय देख रहे थे, सच कहूं तो मेरे मन में भी कुछ कुछ हुआ था, लेकिन उस समय मैं कुछ कह नहीं सकी। इसलिए अब शर्माना बंद करो। आओ आज हम दोनों मिलकर हमारे बीच की सभी शर्मोहियां मिटा दे। दो जिस्मों को आज एक जिस्म बन जाने दो। शनाया की बात सुनकर विराज सोचने लगा कि ये ऐसी बहकी भकी बात कैसे कर सकती है। उसने शनाया से पूछा,
तुम यहाँ कैसे और इस झरने के नीचे क्यों हो? ये सुनकर शनाया की जोरदार हंसी छूट पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, मैं यहाँ कैसे? एक बात बताओ, तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? सोचो, मेरे भाई दक्ष ने ही ना। मैंने ही अपने भाई दक्ष को तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम यहाँ आ सको और हम दोनों का मिलन हो सके। दुनिया के सामने हम दोनों मिल नहीं सकते। मेरे परिवार की हैसियत तुम्हारे परिवार से कई ऊंची है। इसलिए तुमसे इस तरह गुपचुप मिलने के लिए मैंने ही ये सारा जाल बुना। मैं जानती थी कि तुम चाबी के सातों टुकड़ों को जोड़कर वो स्वर्ण चाबी हासिल कर ही लोगे और इस दिव्य मंदिर के द्वार खोल ही दोगे। ऐसा कहते कहते शनाया विराज के एकदम पास आ गई। शनाया को सामने देखकर विराज ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसी समय शनाया ने विराज का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ झरने के नीचे ले आई। झरने के नीचे आते ही विराज भी झरने के पानी से भीगने लगा। उस पर उस झरने के पानी का रंग किसी नशे की तरह झड़ने लगा। शनाया उसी आंखों में देखने लगी। विराज भी शनाया की आंखों में देखने लगा। देखते ही देखते शनाया का नशा उस पर चढ़ने लगा। शनाया अपने होठों को विराज के होठों की तरफ बढ़ाने लगी। ये देखकर विराज भी अपने होठों को शनाया की तरफ बढ़ाने लगा। ये देखकर शनाया को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, मेरे मजनू, मुझे मालूम था कि आग उधर भी बराबर लगी है। तुम्हें मेरे भाई यश दक्ष से बात करनी चाहिए। ऐसे चुप चुप कर प्यार करते रहने से क्या फायदा? ऐसा कहते हुए शनाया ने अपने होठों को विराज के होठों पर रख दिया। अगले ही क्षण एक नीले रंग का चाकू आकाश को भेदते हुए आया और विराज के गले में घुस गया। विराज के गले में उस नीले रंग के जहरीले चाकू के घुसते हुए देखकर शनाया के चेहरे पर हंसी आ गई और वो बोली, बेचारा विराज, अपने प्यार की मौत मारा गया। अगले ही क्षण शनाया की आकृति वहां से गायब हो गई और एक हरी पोशाक आकृति वहां प्रकट हो गई। उसी समय उस आकृति के पास से ही विराज की आवाज आई, तुमने जिस विराज की गर्दन पर अपना चाकू मारा था वो विराज की सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी। विराज तो यहाँ है। विराज की बात सुनते ही वो आकृति स्तब्ध रह गई। वो समझ गई कि विराज उसका भेद जान चुका था। उसने विराज की ओर देखकर कहा, तुम्हें कैसे पता चला? विराज ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पहली ही नजर में देखकर मैं समझ गया था कि तुम शनाया नहीं बल्कि उसकी कोई बहरूपिया हो। तुम्हें क्या लगा था कि विराज को मूर्ख बना पाना इतना आसान होगा? जिस विराज ने चाबी के सातों टुकड़ों को जीत लिया, तुम इतनी आसानी से उससे वो चाबी छीन लोगे? तुम सच में मूर्ख हो। ऐसा कहकर विराज ने समर सिंह की अधूरी तलवार से उस आकृति पर शक्तिशाली हमला कर दिया। देखते ही देखते वो आकृति सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार की तलवार ऊर्जा से नष्ट होने लगी। नष्ट होते हुए उस आकृति ने कहा, सदियों से मैं उस इंसान का इंतजार कर रही थी जो इस दिव्य मंदिर को खोलकर यहाँ आएगा। तुमने मेरे इंतजार को निरर्थक बना दिया। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मैं लौटूंगी जरूर और जिस दिन लौटूंगी उस दिन तुमसे आज का बदला लूंगी। जैसे तुमने मेरे सदियों की साधना को मुझसे छीन लिया है, वैसे ही मैं भी तुमसे तुम्हारा कोई खास छीन लूंगी। ऐसा कहकर वो आकृति नष्ट हो गई। उस आकृति के नष्ट हो जाने के बाद विराज को याद आया कि उसने आभासी गुफा में एक छद्म आकृति के बारे में पढ़ा था। वो छद्म आकृति अपने शत्रु के दिल में झांककर ये देख लेती थी कि उस इंसान के दिल में किसके लिए प्यार है और फिर उसी प्यार का रूप धारण करके वो अपने शत्रु की हत्या कर देती थी। उस छद्म आकृति की नज़र उस चाबी पर थी जो विराज के पास थी। उस चाबी को हासिल करने के लिए ही उस छद्म आकृति ने विराज पर हमला किया था, लेकिन विराज उसके जाल में नहीं फंसा।
लेकिन इस घटना से एक बात विराज को समझ आ गई थी कि उसके दिल के किसी कोने में शनाया दक्ष के लिए विशेष भावना थी, हालांकि वो इन भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहता था। वो सोचने लगा, नहीं, यश दक्ष मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। उन्हें अगर मालूम चला कि मेरे मन में शनाया को लेकर किसी भी तरह की कोई भावना है तो उन्हें बुरा लगेगा। नहीं, मुझे अपने अंदर उठ रही इन भावनाओं को समाप्त करना होगा। विराज ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उस उपवन में तेज हलचल होने लगी और उसके तुरंत बाद वहां पर एक तेज विस्फोट हो गया। उस विस्फोट से वहां इतनी तेज रोशनी चारों ओर फैल गई कि कुछ क्षणों के लिए विराज को सिवाय सफेद रंग के कुछ और नहीं दिखाई दिया। अगले ही पल विराज के पैरों की जमीन जोरों से हिलने लगी और विराज नीचे गिर पड़ा। वो उठकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वो जगह अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उपवन नाम की कोई चीज वहां मौजूद नहीं थी। ये देखकर वो समझ गया कि वो उपवन असल नहीं था, अपितु किसी मशीनी तकनीक की मदद से नकली काल्पनिक उपवन को तैयार किया गया था, जिसके अंदर जाने वाले को ऐसा लगता था कि मानो वो असली के उपवन में आ गया हो। विराज अपने चारों ओर देख रहा था। उसकी आंखों के सामने एक झरना था, लेकिन उस झरने में पानी नहीं था। वो झरना एकदम उजड़ चुका था। उस झरने के नीचे मौजूद तालाब पूरी तरह से सूखा पड़ा था। उस तालाब के किनारे पर हल्का हल्का पानी था। उस लगभग सूख चुके तालाब और झरने को देखने के बाद विराज समझ गया कि ये असली दृश्य था, न कि किसी तरह का कोई तिलिस्म जिसका सामना विराज ने अभी अभी किया था। उस वीरान, उजड़े और सूखे हुए झरने और तालाब को देखकर विराज ने कहा, अमर झरना और आत्मा पोषित तालाब, ये जगह दैत्याकार देव संप्रदाय की अमरत्व से भरी जगह थी। इस जगह को बड़ी मात्रा में एनर्जी स्टोन एवं धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा से बनाया गया था। उस झरने के नीचे मौजूद आत्मा पोषित तालाब भी ऐसे ही बना था। आत्मा पोषित तालाब आत्मा की शक्ति में बढ़ोतरी करता था। आत्मा की शक्ति में वृद्धि से मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा दैत्याकार जानवरों के साथ आत्मा का संबंध। दैत्याकार देव संप्रदाय जिन्होंने बड़ी संख्या में दैत्याकार जानवरों को वशीभूत कर लिया था, उनकी आत्माओं को इसी तालाब में स्नान करने से शक्ति मिलती थी। उस वीरान और उजड़ी जगह को देखकर विराज ने हल्की निराशा के साथ कहा, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा भी इस महान और पवित्र झरने को वीरान होने से बचा नहीं सकी। बिना पोषण के ये झरना और तालाब अंततः सूख गए। इस झरने और तालाब को दोबारा शुरू करने के लिए तो बड़ी मात्रा में एनर्जी स्टोन की जरूरत पड़ेगी। उसका वर्धन परिवार कलिंजर एम्पायर के छोटे से कस्बे काल्पी सिटी से आता था। वर्धन परिवार के पास सीमित संसाधन थे। उन सीमित संसाधनों के बल पर विराज इस अमर झरने और आत्मा पोषित तालाब की मरम्मत नहीं कर सकता था। उसे इनकी मरम्मत करने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की जरूरत थी, जो वर्धन परिवार के बाहर की चीज थी। जिसका सीधा सा मतलब था कि अगर उसे इस झरने और तालाब की मरम्मत करके इसे फिर से उपयोग करने लायक बनाना था, तो उसे बाहरी शक्तियों से मदद लेने की दरकार थी। वो सभी संभावनाओं पर विचार करने लगा। कलिंजर एम्पायर के अंदर वो रुद्र परिवार, राजसी परिवार, परिहार परिवार, चंद्रवंशी परिवार, दक्ष परिवार और यहाँ तक कि कलिंजर संस्थान तक से भी मदद ले सकता था। ये सभी परिवार बहुत ही समृद्ध परिवार थे और इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। इन सभी की मदद से वो इस झरने और तालाब की मरम्मत करके इसे फिर से आत्मा को पोषित करने वाले झरने और तालाब में बदल सकता था। इसके साथ ही वो भयमुक्त अमर संस्थान से भी मदद मांग सकता था। भयमुक्त अमर संस्थान के वाइस डीन कपिलाचार्य से उसका परिचय था। ये सब सोचते हुए विराज ने खुद से कहा, चलो और जगहों को देखते हैं, इसके बारे में बाद में सोचता हूँ।
दैत्याकार देव संप्रदाय का ये दिव्य मंदिर उसकी सोच से भी ज्यादा खंडहर बन चुका था और यहाँ की हर एक चीज को सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की जरूरत थी। इस समय तक उसे सिर्फ ड्रैगन रूपांतरण तालाब ही ऐसा मिला था जो चालू हालात में था, बाकी सभी चीजों का हाल बहुत बुरा था। चारों तरफ चीजें मलबे और खंडहर में बदल चुकी थी। विराज को उस दिव्य मंदिर में सिवाय खंडहर के कुछ नहीं मिल रहा था, तो क्या विराज को उस दिव्य मंदिर में कुछ काम का मिलने वाला था, या फिर विराज उन खंडहरों की मरम्मत करके उस दिव्य मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करना चाह रहा था, ताकि उस दिव्य मंदिर की शक्तियों को हासिल कर सके।